नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं केरल की उस कुंभ यात्रा की जो लगभग 260 साल बाद फिर से शुरू हुई जूना अखाड़े ने, जिसको कुंभ प्रयागराज कुंभ को देखने के बाद ये तय हुआ कि इस यात्रा को दोबारा से शुरू करना है, जिसको कभी हिंदुओं पर कहर बन के टूटने वाले टीपू सुल्तान और उसके बाप हैदर अली की वजह से बंद करना पड़ा था। और उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में तो किसी हिंदू परंपरा के रिवाइवल की बात सोचना मुश्किल था। आजादी के बाद लोगों को उम्मीद हुई थी कि शायद ये परंपरा शुरू होगी जो हजारों साल से, जो केरल के इतिहास का एक बेहद खूबसूरत, ये वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में उसका अद्भुत हिस्सा है, लेकिन केरल के इतिहास में तो वो वीरता की कहानी भी है, वो सेक्रीफाइस की कहानी भी है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले खबर तो यही है कि तमिलनाडु सरकार उस रथ यात्रा के बिल्कुल बीच में आ गई। सनातन और तमिलनाडु की सरकार, इस वक्त ये दो ऐसे ध्रुव है जिनमें कभी कोई समानता नहीं दिखती। जैसे ही सनातन की कोई बात आती है तो तमिलनाडु में स्टालिन और उनका बेटा उदयनिधि उसके सामने बिल्कुल एकदम रोड ब्लॉक बनकर खड़ा हो जाता है। और चूंकि ये बात तो केरल के कुंभ की हो रही है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें तमिलनाडु कहां से आया। वैसे भी ये बात सब राज्यों की बातें तो अब के समय की बातें हैं। ये बात और भी बहुत बेहतर तरीके से आपके जहन में साफ हो जाएगी इसी घटना से कि कैसे ये राष्ट्र हमेशा से एक था। उसमें राज्यों का अलग अलग होना इस राष्ट्र के सनातन को टुकड़ों में नहीं करता था। जैसे राजसूय, अश्वमेध और ये कुंभ, ये तमाम प्रक्रियाएं हर जगह होती थी, यानी बाउंड्री लेस था। यही राष्ट्र था, यही सनातन था। लेकिन यहाँ चूंकि नए राज्यों में, अब केरल में ये कुंभ शुरू हो रहा था तो इसकी एक यात्रा जो है वो वहां से शुरू होनी थी। वहां से इसको लाना था, इसका जल वहां से लेके और वापस तिरुवानाया तक पहुंचना था। मतलब महामेरु रथ यात्रा इसको कहा गया और ये माघ मघम महोत्सव इसको कहा जाता है। तो इसका एक बड़ा मुख्य हिस्सा थी। चूंकि ये यात्रा, ये जो है चल रहा है इस समय, तो इसकी यात्रा भरतपुझा जो नदी है, जिसको नीला नदी भी कहते हैं, उसके उद्गम स्थल से, यानी ये जो जहां जिस नदी के किनारे ये हो रहा है उसको भरतपुझा नदी कहते हैं। वहां वो नदी का उद्गम स्थल जहां से शुरू हुआ हो, जैसे हम लोग गंगा का उद्गम स्थल जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो उसी तरह से ये भरतपुझा नदी के वहां तक जानी थी जहां से उद्गम स्थल था। और ये उद्गम स्थल पड़ता है तमिलनाडु में। तो ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू होके आज तिरुवनावाया पहुंचनी थी, तिरुनावाया पहुंचनी थी। लेकिन ये हुआ क्या कि वो जब सरकार, ये चूंकि 19 को सोमवार को यहां से शुरू हुई थी तमिलनाडु की तिरुमूर्ति हिल से, यानी उदुमलपेट के पास से कोयम्बटूर जिले में ये जगह है जहां से ये यात्रा त्रिमूर्ति संगम तक जानी थी। ये माना जाता है कि जहां अब ये नदी, जहां भरतपुझा नदी जहां अब तिरुनावाया है, वहां वाया, माफ कीजिएगा, तिरुनावाया, वहां जो है ये एक संगम है, त्रिमूर्ति है, तीन नदियों का संगम है। तो ये वहां तक जाना था। और चूंकि इसमें ये कोशिश की गई थी कि इसमें तमिलनाडु के कई सारे जो हिंदू मठ है उनकी भागीदारी इसमें शामिल की गई। ये यतीशानंदन जो है वो है इसमें, डॉक्टर श्रीनाथ करियट और भारतीय धर्म प्रचार सभा के आचार्य, सब लोग इसमें ये शुरू हुए इस यात्रा के साथ। और इसका रूट बना तिरुमूर्ति हिल से ये कोयम्बटूर और पोलाची जिलों से गुजरकर केरल की सीमा यानी पालाक्कड़ तक आएगी और फिर वहां से तिरुनावाया तक पहुंचेगी। ये सब नेशनल हाईवे पे बना हुआ था और इस सब के लिए एक बहुत ही बड़े स्वागत कार्यक्रम प्लान किए गए थे। क्योंकि इसका समापन आज ही के दिन होना था तिरुनावाया में, और वहां वो यात्रा पहुंच गई है जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें तमिलनाडु ने क्या किया है, वो वही सनातन के खिलाफ, जिस तरह आप असुरों को देखते हैं उस तरह का काम वहां के कुछ अफसरों ने कर दिया है। रथ का क्या है, क्योंकि एक रथ यात्रा थी। रथ क्या था, रथ का नाम रखा गया था महामेरु रथ। ये एक पारंपरिक रथ था जो हिंदू धार्मिक प्रोसेशंस में इस्तेमाल होता है। आपने देखा भी होगा, लकड़ी का उसका ऊपर बनाया हुआ, बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ, और इसमें अंदर मूर्ति रखी हुई थी। इसको चैरियट प्रोसेशन वहां के अखबारों में अलग अलग जगह लिखा, और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की
एक प्रतीक के तौर पर ये तीनों के रूप में बताया गया। और ये ही रथ केरल बॉर्डर तक जाना था, यानी तिरुपति हिल्स से केरल तक रहा, लेकिन पुलिस ने इसको डिसमेंटल करने का आदेश। रथ में मूर्ति रखी हुई थी और ये इस मूर्ति में सारे लोग जो यात्रा कर रहे थे, साथ ही अलग अलग जगह पर जहां सनातन के अनुयायी हैं, वो इस रथ का स्वागत करते और इसके साथ यात्रा करते। अगले जिसको जितनी यात्रा पैदल करनी थी वो उसके साथ चलना था। कोई स्पेसिफिक वो तो नहीं था, लेकिन पवित्र जल और साथ में मूर्ति लेकर ये जल चल रहा था। और ये मूर्ति किसकी थी? ये भगवान, इसको महामेरु की मूर्ति कहा गया है। ये शक्तिपीठ या शिव से जुड़ी हुई थी। महामेरु श्री चक्र का प्रतीक कहा जाता है। तो ये एक प्रतीक के तौर पे थे। इसे महामेरु आइडल के कुछ लोग कह रहे हैं, जो रथ में रखी हुई थी। ये यात्रा की पवित्रता का केंद्र थी और नदी के उद्गम से तिरुनावाया ले जा रही थी। अब आयोजकों ने बिल्कुल बाकायदा उसके लिए बाकायदा अनुमति ली गई, फीस पे की गई। जो अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट देखें, यात्रा के लिए बाकायदा तमिलनाडु पुलिस से परमिशन मांगी गई। फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा कि साहब, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया था और साथ ही जो लोकल पुलिस से उससे स्वागत कार्यक्रमों के लिए अनुमति ली गई थी। लेकिन बाद में चेन्नई के अधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब, हमको तो जो है इसका कोई वो नहीं है, मालूम नहीं है। और ये जो मना करने का जो कारण है, उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग लगे। अब इसकी अगर आप इसको देखेंगे, ये यात्रा जब शुरू हुई, जैसे ही ये पहुंची नीचे उतर के उदुलमपेट के नीचे, वहां पुलिस ने रोक दिया गया रथ को। फिर वही सीधा बहाना क्या बनाया गया कि ट्रैफिक जाम है, नेशनल हाईवे पे भीड़ है, और ना तो कोयम्बटूर में ना पोलाची, क्योंकि दोनों जगह से ये गुजरनी थी, वहां तक उन्होंने किसी भी कार्यक्रम की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि चेन्नई के उच्च अधिकारियों ने अनुमति अस्वीकार कर दी। ये पूरे तौर पर, अब चूंकि वहां तो इस यात्रा को वहां रोक दिया गया, जबकि इसका निश्चित टाइम टेबल था, तो आयोजकों ने महामेरु मूर्ति को रथ से निकाला, एक 4 पहिया वाहन में रखा और उसको लेकर वहां से केरल के बॉर्डर तक लेके गए। पुलिस सुरक्षा में ये फिर पालाक्काड़ से यात्रा शुरू हुई थी और अब ये जो है तिरुनावाया पहुंच गई है। तो ये जो लगातार तमिलनाडु की सरकार आप देखेंगे, एक के बाद एक, चूंकि ये मूल प्लान यही था कि वहां महामख पूजा शुरू हो जाएगी जब ये वहां पहुंच जाएगी। तो चूंकि वो अब वहां तो वो प्रोग्राम तो चलने लगा जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे। ये इसके बाद अब भी तमिलनाडु सरकार ने इस रथ को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। जो रथ है वो वहीं का वहीं है, बस एक मूर्ति है, ये सब गई। चूंकि वहां ये जो मेले की शुरुआत इसके साथ ही हो जानी थी। वैसे तो 19 तारीख को माघ गुप्त नवरात्रि के पहले ही दिन 11 तारीख को माफ कीजिए 11 बजे गवर्नर जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, इन्होंने धर्म ध्वजा का आरोहण करके इसकी शुरुआत कर दी थी और उसी दिन महामेरु रथ यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी। लेकिन अब चूंकि रोज सुबह जो इसमें स्नान होता है, नीला स्नान होता है, शाम को नीला आरती होती है और कलारूपट्टयम और लोक नृत्य होते हैं, साथ में वेद मंत्र और यज्ञ है, ये सब चलता है। अंतिम स्नान इसमें 3 फरवरी को होगा। 10 लाख लोग से ज्यादा यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग अभी रुक गए हों, लेकिन ये इतनी बड़ी यात्रा वहां से निकल चुकी। और ऐसा नहीं है कि ये यही थी, मतलब तमिलनाडु सरकार ने इसको रोका या इसको रोकने की कोशिश की। तो ये इसलिए बहुत सारे लोगों को लगे यातायात, ये किसी को नहीं लग रहा। जो लोग उसमें घुस रहे हैं, जो उसमें यात्रा में है, उनका भी ये कहना है कि ये उसी द्रविड़ विचारधारा का हिस्सा है जो हिंदू धार्मिक आयोजनों को सख्ती बरतती है और हिंदू पुनरुत्थान की कल्पनाओं से ही डरती रहती है। उसको लगता है कि साहब ये कहीं ऐसा ना आ जाए कि ये सब उसका पूरा परेशानियां खड़ी हो जाए। लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि साहब इस तरह का कोई स्वरूप तो हमको मालूम नहीं है और ये ऐसे पहले नहीं जाती थी। तो भाई 260 साल पहले रोक दी गई। आप तो ये भी कह रहे थे 260 सालों तक कि ऐसी यात्रा कोई होती नहीं थी। तो इस रथ यात्रा को भी क्या करें, क्योंकि पुराना जो मामंकम कहा जाता है इस यात्रा को, जो 12 साल बाद होता था, इसलिए इसको कुंभ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मामंकम जो है वहां का शब्द है जो 12 साल में होता था। यहाँ योद्धा और श्रद्धालु
विभिन्न रास्तों से आते थे। चूंकि इसमें एक योद्धाओं का भी रोल है, मैंने आपको कहा था कि ये अद्भुत है, बिल्कुल इसकी कहानी आपको ऐसी कहीं नहीं मिली होगी, ऐसी परंपराएं नहीं मिलती है। वो धर्म के तौर पर तो सही है, लेकिन ऐसी यात्राएं जो है जिसके साथ इतनी अद्भुत कहानी जुड़ी हो, वो तो आपने कहीं देखी नहीं होगी। मैं उसको अभी आपको ये पूरा बताऊंगा, लेकिन चूंकि 2026 में जब इसको डिजाइन किया गया तो इसको उत्तर के कुंभ की तरह ही किया गया। चूंकि प्रतीकात्मक रूप में नदी स्रोत से पवित्र जल लाके और मूर्ति लाना ये किया गया, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं बताता। चूंकि जो पुराना मालाबार है, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था चुनाव के बीच में, ये जो है उस वो पहले कभी आजाद 1957 से पहले हिस्सा हुआ करता था, किसका, इसी का, तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। इसको करें, लेकिन अब हम आपको एक छोटी सी कहानी है, तो बड़ी अद्भुत कहानी है, बहुत विशाल कहानी है, लेकिन इसके साथ बताते हैं कि ये कोई ये सदियों पुरानी मामंकम प्रतिभा का एक नया रूप है। इतिहास की जड़ों में इसका वर्णन 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। चेरा राजवंश के समय से चला आ रहा था और तिरुनावाया को दक्षिण की काशी कहा गया। ये जो है 14वीं शताब्दी का तक वल्लुनाड राजाओं के उसमें रहा। और चूंकि मुझे लगता है कि इस पर आपको बहुत ही थोड़ा सा और डिटेल में देता हूं, ये बड़ा अद्भुत है, ऐसा मैंने कहीं और नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना होगा, ये मेरा यकीन है। अगर आप केरल के नहीं हैं, केरल के लोगों ने जरूर सुना होगा। ये चेर राजवंश के समय का 8 से 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ महान व्यापार मेला था और सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान था। 28 दिन तक चलता था। इसकी जो उत्पत्ति की कथा उस वक्त भी अगर हम लोग चेर राजवंश के उन सब में देखते हैं तो ये कहा जाता है कि केरलोत्पत्ति और केरल महात्म्य के अनुसार भगवान परशुराम ने जो है केरल की जब सृष्टि की थी, इसे समुद्र से निकाला था, तो उन्होंने यहाँ 64 ब्राह्मण परिवारों को बसाया और उन्हें स्वशासन दिया। लेकिन ब्राह्मणों में विवाद होने पर भगवान परशुराम ने कहा कि बाहर से राजा बुलाएं। ये राजा पेरुमल कहलाए, जिनका कार्यकाल 12 साल होता था। शुरुआत में ये उत्सव बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु द्वारा आयोजित करा माना गया कि सबसे पहले वो, बाद में पेरुमल राजाओं ने इसको संभाल लिया। हर 12 साल में उत्सव के अंत में कोई नया राजा चुना जाता था या पुराना राजा त्याग करता था। कुछ कथाओं में आत्म बलिदान की बात आती है, अलग अलग लोग उसको ये कहते हैं कि वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पर भगवान परशुराम ने तिरुनावाया में जो तपनुसूर या नव योगीपुरम पहला यज्ञ किया, तब इसको ये कहा जाता था। और नदी में गंगा का अवतरण माना जाता था, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी वहां कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये चेर राजवंश में हुआ, 28 दिन तक चलता था। मलयालम महीने मकरम से कुंभम तक, पूयम से मकम नक्षत्र तक ये वहां कहा जाता है। और इस दौरान आप ये समझिए बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। व्यापार अरब, चीन, ग्रीस, यूरोप के व्यापारी पोनानी बंदरगाह से आते थे। मार्शल आर्ट यानी कलारीपयट्टू आपने देखा होगा, ये इसके वहां उसका प्रदर्शन होता था। बड़े बड़े खेल होते थे, बौद्धिक बहसें, लोक कला, हिंदू अनुष्ठान और हिंदुओं के अंदर क्या नई परंपरा को स्वीकार किया जाता था, किसको अस्वीकार किया जाए, उस तरह की बहस भी वहां हुआ करती थी। और तिरुवानाया का जो मुख्य केंद्र था, तिरुनावाया का, वो सबसे मुख्य केंद्र था, वही नवमुकुंद मंदिर, जहां आज भी ये हो रहा है। लेकिन 14वीं शताब्दी में चेर साम्राज्य का पतन होता है और असली कहानी अब शुरू हो रही है। आप ये मत जाइएगा कहीं नहीं। वल्लुवनाड, ये वहां के राजाओं ने, या वल्लुवा कोनाथिरी को उत्सव आयोजित करने का अधिकार मिल गया। वे कहलाए महारक्षापुरम और समदूरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जमुरिन के कोझिकोड के जो जमुरिन से आपको बहुत होगा, उनको समुथरी कहा गया। उन्होंने कोझिकोड के समुथरी ने तिरुनावाया युद्धों में, जिनको वॉर्स के तौर पर, जो 1553 से 1561 तक चले, उसमें इन्होंने वल्लुवनाड को हरा दिया और उत्सव पर नियंत्रण कर लिया। और खुद को वो उससे क्या कहलाया, खुद को इन्होंने समुथिरी ने खुद को रक्षा पुरुष घोषित किया गया। उससे पहले कौन थे, वल्लू को कोनाथिरी रक्षा पुरुष। इससे एक चावर परंपरा शुरू हुई। असली कहानी ये है, जब ये कहानी कोझिकोड के इन्होंने युद्धों में छीना,
तब से ये परंपरा एक युद्ध की शुरुआत हुई जिसको चाहवर परंपरा कही गई। इसीलिए बहुत बड़ी ये परंपरा के बारे में कतई नहीं जानते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो केरल के बाहर के लोग हैं उनमें शायद ही कोई कोई जानता होगा, क्योंकि वल्लुवनाड के योद्धा वो एक सुसाइड स्क्वाड की तरह आते थे। हर 12 साल में समुद्री को मारने के लिए हमला करते थे, मौत को गले लगाते थे और परिवार के बदला लेने की जिम्मेदारी लेते थे। ये मतलब आप सोच के देखिए, ये कंटिन्यू चला, ये कोई ऐसा नहीं था कि एक बार हुआ हो, ये लगातार चलता रहा जब तक कि ये मेला बंद नहीं हुआ, जब तक उन्होंने हमला करके इसको खत्म नहीं किया, तब तक वो आते रहे और वो उस पर उस समय पर जब ये मेला चलता था उसी वक्त हमला करते थे और उनको मालूम होता था, बाकायदा एक रिचुअल्स होते थे। ये जो है बदला लेने के लिए इसको वल्लुनाड, इसको जो वल्लुनाड राजा थे वही इनको भेजते थे। ये योद्धा जानते थे उनकी मौत निश्चित है लेकिन उनका सम्मान अमर होगा। वो क्या कहलाते थे? मोरीटुरी। माफ कीजिएगा अगर किसी को मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ लगे तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं मलयालम को उस तरह से नहीं समझता, ये मेरी गलती है। मुख्य 4 परिवार थे: पुटुमन्ना पनिक्कर, चंदन पनिक्कर, कोकट पनिक्कर और वेरकोट पनिक्कर। इसके साथ अन्य परिवार जैसे वायंकारा, अलुनपुलक्कड़ और कुलथूर से योद्धा जुड़ते थे। कुल 18 या अधिक चावर मिलके एक टीम बनाते थे जो क्या करती थी, तिरुमंधानुमुकुन्नु के मंदिर से शुरू होकर तिरुनावाया पहुंचते थे। अब कुछ कहानियां इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं इसलिए कुछ जोड़ रहा हूं। और चूंकि इन कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कहानियां आपको कहां मिलेंगी? ये कहानियां मिलेंगी आपको विलियम लॉगन के मालाबार मैनुअल में। इसमें जीवंत वर्णन है, चूंकि 1683 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, मामंकम में पुटुमन्ना पनिक्कर परिवार की बारी थी। उसके 17 साथी थे। नायर मेनन, उसने अपने उसमें जिक्र किया है विलियम लॉगन ने, कि वे मंदिर के प्रतिनिधि के घर में अंतिम भोजन करते थे, मालाओं से सजते थे, राख लगाते, शोर शराबे और बंदूकों की गोलियों के बीच में आगे बढ़ते थे। कहानी शुरू होती है, तिरुमंधानुकुन्नु मंदिर के चावरों ने व्रत रखा, देवी की प्रार्थना की, तलवार ढोल लेकर निकले, तिरुनावाया पहुंचकर समुथुरी के हजारों सैनिकों से भिड़े। नीलपदुथारा स्टेज पर समुथुरी खड़े थे। वहां नीलपदुथारा मतलब जो मां नदी के किनारे पर एक स्टेज बना था, उसके चारों तरफ हमेशा वो खड़े होते थे, राजा मतलब समुथुरी। चारों तरफ गार्ड्स। चावरों ने पहली परत तोड़ दी, दूसरी में फंस गए, एक एक करके मारे गए, उनके शव मणिक के नारा कुएं में फेंके गए, जहां हाथी उन्हें कुचलते थे। लेकिन उनकी कहानियां लोक गीतों में अमीर हो गई। पुटुमन्ना, ये जो लोग कहा जाता है, पुटुमन्ना के वीरों ने हंसकर मौत को गले लगाया, समुथीरों की सेना को थर्राया। क्योंकि ये मामला वहां उनके परिवार को राजा सम्मानित करते थे। ये कोई एक परंपरा हो गई थी। कई सारी जो सबसे आखिर की बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी कहानी है, 2-3 उसमें है। दूसरा ये पुटुमन्ना कंडारा मेनन, ये सबसे बड़ी कहानी है। और ये लास्ट आखिरी मामंकन जब हुआ था, मामंकम, जब तक कि हैदर अली और उसके बेटे ने इधर पूरी की तरह से हिंदुओं को खत्म करने के लिए अपने वो विनाशकारी हमले शुरू नहीं किए थे। उससे पहले थी ये पुटुमन्ना परिवार का ये 16 साल का लड़का, इसका नाम था कंडारू मेनन। ये बचपन से कलारी पयट्टू में निपुण था। वो जो आपने वॉर देखी होगी, लड़ाई, कुदिम्मा से प्रेरित था। उसके रिश्तेदार उससे पिछले मामंकम में मारे गए थे, यानी 1766 में ये जब हिस्सा बना, तो उससे पहले जो 12 साल पहले 1754 के करीब मामंकम हुआ, उसमें इसके रिश्तेदार मारे गए थे। टीम वहां से निकली, तिरुमंधानुकुन्नु से, और रास्ते में गीत गाते हुए, देवी की पूजा करते हुए तिरुनावाया पहुंचकर हमला। मेनन ने समुथुरी के गार्ड्स की 3 परतें चीर दी थी। तलवार घुमाते हुए ये स्टेज तक पहुंचा, समुथुरी पर वार किया, बाल बचे, मेनन और उसके साथी मारे गए। लेकिन हमला इतना करीब था कि वो राजा या समुथुरी भी डर गए थे। और अगर लोक गीतों में गाया जाता है, कंडारू मेनन वट्टोनेविट और इथुप्पू से तिरुनावा गए, समुथुरी की सेना से लड़कर स्टेज पर पहुंचे, तलवार की चमक से थारा कांप उठा। यह मामंकन का आखिरी बड़ा हमला था, चूंकि 1766 में हैदर अली के आक्रमण से बंद हो गया। ये मेनन की कहानी वहां अलग अलग फिल्मों में भी आई। मामुट्टी की मामंकम में इसकी कहानी है, जो 2019 में कहानी आई थी। और चूंकि उसमें एक डायलॉग है, उनकी माता ने कहा था कि जीत कर लौटो या बलिदान दो।
ये केरल की कहानी है। इसके अलावा कुछ अलग कहानियां, 16 साल का चथुन्नी भी था, चंद्रछुन्नी, वो जो 1755 के, ये जो मैं आपको बता रहा था 1754 और 55 के मामंकम में उसने अकेले गार्ड्स की 3 परतें तोड़ी थी। और लोक कथाओं में अक्सर कहा जाता है, क्योंकि बहुत बच तो गए थे लेकिन उसकी कहानियां बहुत दूर तक फैल गई, ये तो मर गया था उसी में। चंथुन्नी ने तलवार से नदी पार की, हजारों को चीरकर स्टेज पर चढ़ा। ये दरअसल एक स्पीड, पूरा कलारी पयातू को अगर आपने देखा होगा, जिसमें वो आप बहुत ही लचीली तलवार होती है उरुमी, उसका इस्तेमाल करते थे। वो ये जानते थे ये मौत निश्चित है, इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये सुसाइडल मिशन था। और इसमें कुछ 1505 में जो सबसे बड़ी घटनाओं में से एक ये माना जाता है कि उस वक्त बहुत जबरदस्त उसमें नेम्बियार ने इसका नेतृत्व किया था, चेंगाजी ने। चावरों ने समुथुरी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ कथाओं में 16,000 सैनिक मारे गए। ये सबसे बड़ा हमला था जहां चावरों ने हमला घेरा। तो ये जो है आज तिरुनावाया की ये जो कहानी है, ये बहुत ही इतिहास के अलग अलग पन्नों से घिर के गुजरती है। चावरों की विशेषताएं थी, मौत को लोग सम्मानजनक मानते थे, उनके परिवारों को उपहार मिलते थे। तो ये जो कहानियां हैं, ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसके आयोजन के लिए होते रहे, उनको एक इतिहास का पन्ने के साथ जुड़ा हुआ मान सकते हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं उनको लगता है कि ये बिल्कुल ही एक अलग इसको, चूंकि इससे कहीं ऐसा ना हो कि सनातन दोबारा इकट्ठा हो जाए। और जैसे ही इस देश में ये कम्युनिस्ट आ गए, ये केरल का और बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है, वो लोग उसको कुछ मानते हो, लेकिन मेरी नजर में तो ये है कि वो जो है एक ऐसा तमाम सरकार आई जिसने इस पूरी परंपरा को न केवल दबाया बल्कि किताबों से हटाने की कोशिश की, और लोग भूल भी गए थे। क्योंकि और इस समय भी जो ये शुरू हुआ, तो आप इसको हल्का मत मानिए। केरल की महामगम सरकार ने इसको महामग महोत्सव में, मैंने बताया था, कहते हैं। उन्होंने पहले क्या किया, तिरुनावाया विलेज ऑफिसर ने स्टॉप मेमो जारी कर दिया कि जो मेले पे नीला नदी के किनारे जो पुल बनेंगे अस्थायी, उन पर रोक लगा दी थी। ये स्टॉप मेमो, इसका अर्थ यही होता है। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि केरल रिवर बैंक प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड 2001 का ये वायलेशन होगा, कि नदी में अतिक्रमण होगा, लोग आएंगे तो जेसीबी से रिवर बेड लेवलिंग होगी और बिना अनुमति के पुल बनेगा। ये स्टाफ मेमो कब जारी किया गया, जब पूरी मेले की तैयारी कर चुके थे, वो जूना अखाड़ा और वो तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए थे, वो इसकी तैयारी में लगे हुए थे। ये मेमो 8 जनवरी को जारी कर दिया। आयोजकों ने फिर मांगी अनुमति, लेकिन अंतिम समय पर रोक दी गई। तब ये हुआ कि क्योंकि पुल निर्माण क्यों रोका, और जबकि कच्चा निर्माण है पुल पे, अगर मैं आपको दिखा पाता, वो चूंकि वो फोटो में अभी इसमें नहीं दिखा पा रहा, मुझे रख लेना चाहिए था, लेकिन पुल निर्माण पर रोका क्योंकि नदी पर वो अतिक्रमण था। तो उसके बाद मैंने आपको बताया, हिंदू ऐक्य वेदिम और ये जूना अखाड़ा और तमाम संगठन जो थे हिंदुओं के, और चूंकि उसके बाद तक रिजल्ट आने लगे थे। आपको मालूम है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जैसे वोट है, अब बदलने का कारण सिर्फ वोटों से होता है। तो जैसे उनको लगेगा कि आप एक वोट बैंक हैं, तो वो तुरंत आपके घुटनों में गिरने लगेंगे। तो आयोजकों ने इसके साथ शुरू हो गया, हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर इसकी चेतावनी नहीं देंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और पर्यावरण खतरा मैनेजमेंट, ये सब पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, लेकिन हिंदू उस पर लगे रहे और आखिर में कोर्ट में पहुंचे। तो हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को पुलों का इंस्पेक्शन करने को कहा, सुरक्षा सुनिश्चित करने का कहा, क्योंकि 10 लाख लोग से ज्यादा तीर्थयात्री यहां आने वाले थे। और हाई कोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा था कि भाई आप रोक क्या रहे, ये तो परंपरा अगर वो शुरू करना चाहते हैं। चूंकि दिक्कत यही है, मैंने आपको बताया था, वो मुस्लिम बाहुल्य जिला है मल्लापुरम, और मुसलमान जो है उनकी वोटों के लिए दोनों पार्टियां, चाहे वो एलडीएफ हो जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक है फ्रंट, और या फिर यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, वो दोनों गिरती हैं। तो ऐसे में वो इसकी अनुमति कैसे दे सकती थी। हालांकि कांग्रेस इस समय बढ़ चढ़ के हाथ ले रही है, जैसे ही ये एलडीएफ परेशान होती है तो उसमें पहुंचते हैं। और लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय तक उस पुल पर पूरी तरह उपयोग शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि मल्लपुरम कलेक्टर ने इतनी सख्त शर्तें दी थी कि उनको पूरा करना भारी है। लेकिन अभी अधिकारियों की रोक के बावजूद वहां लोग कह रहे काम जारी है। बीजेपी ये कह रही है कि अब पूरा खत्म ही होने जा रहा है, भाई मेला ही 3 फरवरी को तो बंद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिरी स्नान होगा। वहां जो है प्रिया सीपीएम पर लगातार आरोप बीजेपी के लीडर वहां लगा रहे हैं कि पर्यावरण का बहाना बना के रोका जा रहा,
और हमने नवंबर में इनसे अनुमति मांगी थी, स्टाफ मेमो अब आया था। अब पहले इन्होंने बिना अनुमति पुल बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से जारी थी। ये चूंकि जो बंद था तो मैंने इसको ढूंढा। ये सबसे पहला महामंडलेश्वर स्वामी आनंदवन भारती ने इसका नेतृत्व किया। ये सबसे पुराना, यानी ये विचार जूना अखाड़े से आया, जो सबसे पुरानी सन्यासी आदेश है, इसको बोलते हैं, वहां से आया। और प्राचीन मामांकम का पुनरुत्थान करना है, ये स्वामी आनंदवन भारती ने इसकी पहल शुरू की। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और उन्होंने, स्वामी भारती ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब हम लोग केरल कुंभ को आयोजित करने का फैसला लिया, उससे पहले हमने प्रयाग को देखा, क्योंकि हम 2019 में छोटे स्तर पर शुरू कर चुके थे। अब 2026 में बड़ा हुआ है, लेकिन जो अगले 2 साल बाद है, वहां वो इसको उस गरिमा और उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिस पर यहां प्रयाग में दिखता है। जूना अखाड़ा इंडियन धर्म प्रचारक संस्थाओं ने तिरुनावाया में नव मुकुंद में ये किया गया है। अभी वहां 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तो एक बड़ी परंपरा शुरू तो हो गई, और इसी दौरान आपको मालूम होगा कि एक सर्वे भी आया था। उस सर्वे में एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई, जो वहां सर्वे हुआ है केरल में, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है। वो कहता है कि एलडीएफ इस बार सत्ता से जा रही है, तो उसमें, और जो यूडीएफ जो सत्ता में आ रही है वो कांग्रेस है, लेकिन बीच में अभी 15% लोग अनिश्चित हैं, और जो अनिश्चित है वो ज्यादातर हिंदू लोगों का है, क्योंकि बीजेपी को वहां 19 मतलब वही 20% के करीब का वोट बैंक जो उनका है वो अभी वहीं दिख रहा है। लेकिन एलडीएफ 29 पर है और वो 34 पर है यूडीएफ, जो मतलब एक सर्वे आया है, पहला सर्वे आया है वो। उस सर्वे में चूंकि सब जगह दिखाया गया, लेकिन उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जो वहां एक राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको शशि थरूर से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी च्वाइस माना है। टोटल उसमें वो 16% के साथ है, जबकि शशि थरूर को 4%। वैसे पिनरई और सतीशन जो उनके हैं उनको 24 और 12 है, यानी वो इससे आगे हैं, 24 और 22 है। लेकिन इसके बावजूद राजीव चंद्रशेखर और बीजेपी एक अपने आप को वहां जमाती अपनी जमीनें दिखा रही है। हालांकि सर्वे का ये कहना था कि वो अभी बहुत सारे मतदाताओं का ये कहना है कि साहब वो अभी केरल को समझी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि केरल के एक और जगह में, एक आईटीआई में, और वो भी वहां जहां अभी एसडीपीआई, यानी आप जानते हैं पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने हत्या की थी एबीवीपी के छात्र की, लोगों के सामने सरेआम मर्डर किया था। उसके बावजूद अब आईटीआई में सभी सीटें एबीवीपी ने अनअपोज जीत ली हैं 4 दिन पहले। तो ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि लोगों के अंदर बदलाव की एक लहर तो दिख रही है। अब ये देखना होगा कि वो इसको किस स्तर तक ले जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां एक रोड शो के साथ 23 से अपनी यात्रा शुरू करने वाले, यानी केरल की जो यात्रा है वो भी पीएम मोदी अपने रोड शो, चुनाव की यात्रा को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना लोग आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप यहाँ क्यूआर कोड है, साथ में नीचे पेपाल भी है, आप उससे भी सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे मेंबरशिप लेकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।